हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र से बायोलॉजी को, और टॉपिक है हमारा जैव विकास। जैसा कि हम और आप सब अनुभव करते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, हम खुद भी एक प्रकार के जीव हैं, और हमारे अंदर एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों में विकास किस प्रकार से हो गया, है ना। और एक बात ऐसे कही जाती है कि मानव जो है पहले बंदर हुआ करता था। तो आप समझ पा रहे हैं कि बंदर से यह है जो मानव बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब है क्या इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिले मिले इसका मतलब है यही तो जैव विकास है। तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड ही नहीं था, है ना। तो ब्रह्मांड नहीं था यानी हमारी पृथ्वी भी नहीं होगी, मीन्स हमारे कोई पूर्वज भी नहीं होंगे। तो इन्हीं के संदर्भ में हम इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे, और इनमें जो भी तथ्य दिए गए हैं उन्हें मैं क्लियर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी क्लियर तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। और दोस्तों, यदि आप अपने चैनल से कुछ सीख पाते हैं तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें और वीडियोस को लाइक करें। अपना जो आपका पॉजिटिव कमेंट होता है हमें काफ़ी मीन्स एनर्जी देता है, जिसके कारण से मैं वीडियो को बेहतर तरीके से मीन्स अपने ढंग से करने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं आपको अधिकतम मीन्स बेनिफिट दिला सकूं, आपको इन बातों को आपके दिमाग में सेटअप करा सकूं। तो दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक है क्या, जैव विकास मीन्स जीवों का विकास कैसे हुआ। आप देखते हैं छोटा बच्चा को मीन्स उसके एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण से लेकर कर करके एक सुदृढ़ बालक बनने तक, एक मीन्स एक मजबूत आदमी बनने तक आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह जो है वह बच्चा पहले उसके विभिन्न प्रकार के जो अंग थे वह क्या थे, सरल थे। मीन्स सरल कहने का मतलब एक मांसल संरचनाएं, जिसे हम बोलते हैं क्या, मुलायम टाइप का था। और जिस प्रकार से समय दर समय बढ़ता गया, समय दर समय उसकी विभिन्न प्रकार के अंगों में कठोरता आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसे ही तो बोलेंगे विकास। जैसा कि आप देखते हैं किसी प्रकार की आप मीन्स सब्जी को भी देखें, छोटा जब रहता तो वह क्या होता, सरल हो जाता, सरल रहता। और जब वह मीन्स क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो ऐसी अवस्था में वह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसे काटने पे थोड़ी हमें कठिनाई भी आती है। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इस अवस्था को, तो यही अवस्था आपका है क्या, कि सरल से जटिल बन जाना, सरल से जटिल बन जाना, यही आपका क्या है, जैव विकास है। तो इन्हीं संदर्भों में हम बात करेंगे। और जैव विकास यह सरल से, यह तो आपका जटिल बनना है, लेकिन सबसे पहले कि जीवन की उत्पत्ति तो हो, तब तो वह सरल से क्या बनेगा, कठिन बनेगा, सरल से आपका जटिल बनेगा। तो सबसे पहले हम जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्यों को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करें जीवन की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होनी चाहिए, उससे पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है क्या कि एक एक किसमें, एक कण की तरह एक कण था जिसमें काफ़ी ऊर्जा संग्रहित थी, और इसी में विस्फोट के कारण से आपका क्या, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है, इसी में प्रसार के कारण से, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बात बोली जाती है कि इस बिंदु में लगातार प्रसार हो रही है, और यही प्रसार के कारण से आपका विभिन्न प्रकार के ग्रह बने, तारे बने, नक्षत्र बने, उसमें से हमारा एक क्या है, पृथ्वी भी है। तो ऐसा यह माना जाता है कि पृथ्वी कितनी वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहली आपके दिमाग में यह काल आने चाहिए, कौन सी, 4.6 अरब वर्ष। अरब की हम चर्चा करेंगे, अब फिगर आपके दिमाग में
सेट हो जाएगी, है ना। अरब कहने से थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में इसे सुनते कम हैं। तो देखिए, पहली बात आपको याद रखना है क्या, कि हम जो जीव हैं इससे पहले तो हमारी पृथ्वी आई। कब आई, तो 4.6 अरब वर्ष पहले आई। अब जरा देखिए कि पृथ्वी आई तो यहाँ इस जगह पे हम लोग अभी हैं, जो कि हम में जीवन है, यानी हम जीव हैं। तो ऐसे पहले भी तो जीव आए, तो पहली बार जीव कब आई, कैसे आई, इनके संदर्भ में मानवों का काफ़ी अधिक रुचि रहा है इस चीज़ को जानने के संदर्भ में कि आखिर जीवन की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। तो सबसे पहली बात कि इसके अंतर्गत बहुत सी संकल्पनाएं दिए गए, बहुत से थ्योरी दिए गए, लेकिन इसमें सबसे जो आपका मॉडर्न थ्योरी है, सबसे अत्याधुनिक जो है, यह रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति मानी गई। अर्थात जीवन की उत्पत्ति रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुई, ऐसा कहा गया। और इस बात को आपका रूसी बायोकेमिस्ट यानी जीव रसायन शास्त्री कौन थे, ए ऑपेरिन। कौन, ए ऑपेरिन। नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस केवल समझते चलिए, आपको एक फिगर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने भौतिकवाद, या इसी को हम बोलते हैं पदार्थवाद, या इसे इंग्लिश में हम बोले तो क्या बोलते हैं, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी, है ना। मैटेरियलिस्टिक थ्योरी इन्होंने दिया। और इस थ्योरी की जो प्रकाशन उन्होंने किया, जो छपाया, वह कौन सी पुस्तक थी उनकी, जीवन की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, पदार्थवाद का सिद्धांत दिया, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी, है ना। और इसे दिया ऑरिजिन ऑफ लाइफ में। अब जरा देखिए दोस्तों कि इस ऑरिजिन ऑफ लाइफ में जो उन्होंने मैटेरियलिस्टिक जो थ्योरी दिया, उनके संदर्भ में यह बात बोला कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। किससे हुई, तो यहाँ पे जल में हुई, है ना। किससे हुई, तो आपका किस में हुई, तो जल में हुई। पहली पॉइंट तो आपको यहाँ यह क्लियर रखने थे। अभी हमने बोला था कि आपको एक फिगर क्लियर रखने हैं कि पृथ्वी सबसे पहले जन्म होगा उसका, तो 4.6 अरब वर्ष बाद। उसके बाद है जो, उसके बाद ही तो जीवन की उत्पत्ति होगी, तो 0.6 अरब वर्ष समाप्त हो गए। उसके पश्चात आपके जीवन की उत्पत्ति हुई, और वह हेट्रोट्रॉपिक के रूप में, हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब परपोषी के रूप में, मीन्स अपने जीवन की अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर किसी की निर्भरता हो, उसे ही तो हम परपोषी बोलते हैं। अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन उसमें पाया जाता था। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, एरोबिक और एनएरोबिक पढ़ा होगा, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पढ़ा होगा आपने, जिसमें आपको मीन्स ऑक्सीजन लिया जाता था तो वायवीय, और ऑक्सीजन की जहाँ पे अनुपस्थिति की बात होती थी तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन उस जगह पे बोला जाता था, है ना। वायु कहने का मतलब हम जनरली केमिस्ट्री और किसे बायो में जनरली हम ऑक्सीजन को कंसीडर कर करके चलते हैं, लेकिन ऐसे तो वायु कई गैसों का मिश्रण है ना। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हम बात करें, हेट्रोट्रॉपिक आया और आपका कैसा था, वह अवायवीय श्वसन करने वाले थे, मीन्स वहाँ पे उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, और अपने मीन्स भोजन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर वह निर्भर रहा करता था। उसके बाद है जो 4 अरब वर्ष से थोड़ा सा फिर बाद आइए, मीन्स नई युग की ओर आइए, तो 0.2 अरब वर्ष घटाइए। उसके बाद क्या हुआ कि उस वह जीव जो जल में जिसकी उत्पत्ति हुई थी, उस पर एक मेम्ब्रेन आ गया, एक झिल्ली आ गया, है ना। और इसके कारण से वह क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, और वह परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हुआ कि वह परपोषी था। तो एकाएक झिल्ली आ जाने के कारण से हम कहें कि एकाएक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। पहले परपोषी ही रहा, उसके बाद उसमें आपका स्वपोषण देखा गया, मीन्स ऐसा रिसर्च में इन्होंने लिखा कि उसके बाद है जो स्वपोषी होने लगा। स्वपोषी के रूप में आ गया कौन, नीले हरित शैवाल, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, है ना। काई, जो कि मीन्स विभिन्न जगहों पे हम देखते हैं, कुआं वगैरह पे हम देखते हैं काई लग जाते हैं हरे हरे, तो नील हरित शैवाल आए।
अब जरा देखिए कि यह माना क्या गया कि नील हरित शैवाल आए। अब यह क्या किया, आपका सूर्य का इधर से आपका प्रकाश ले लिया, है ना। उसके बाद है जो सूर्य का प्रकाश लिया, साथ में जल तो था ही इस जगह पे, तो जल और सूर्य के प्रकाश, इन दोनों से क्या किया, वह खुद भोजन बनाना शुरू किया। उसके बाद इसी से मानी जाती कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, और ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई जिसके फलस्वरूप माना गया क्या, कि विभिन्न प्रकार की जीवों को यह उत्पन्न करने में, उन लोगों को जीवन प्रदान करने में यह ऑक्सीजन दोस्तों क्या हुई, सहायक हुई। और इस प्रकार से 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। और यही है जो आपका वही उसी समय से अभी तक जीवों की विभिन्न स्वरूप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह चला आ रहा है, उनमें से हम सब भी हैं। अब आपको बातें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा हम और इसे सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने बताया 4.6 अरब वर्ष पहले क्या हुई, पृथ्वी आई। 4 अरब वर्ष पहले आपका क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई, है ना। उसके बाद 3.8 अरब वर्ष पूर्व 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि उस जीव के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गए, है ना। वह हेट्रोट्रॉपिक था, परपोषी था। उसके पश्चात क्या हुआ कि मेम्ब्रेन वह आ गया, धीरे धीरे वह क्या अब है जो वह स्वपोषण भी करने लगा। और यह पाया गया 3.8 अरब वर्ष के बाद, यानी कहने का मतलब यह आधुनिक युग की ओर हम आए तो यह पाया गया कि वह जो है आपका जिसमें झिल्ली आया था वह स्वपोषण करने लगा। उसके पश्चात यह देखा गया कि वह उसकी पहचान किसके रूप में करी गई, नीले हरित शैवाल के रूप में, जो सूर्य के प्रकाश और जल से क्या किया, अपना भोजन तैयार किया, उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज किया। और यह है जो विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करने एवं वर्तमान स्वरूप तक विभिन्न रूपों में उसका रूपांतरण करने में सहायक सिद्ध हुआ। और क्या माना गया कि 2 अरब वर्ष पूर्व आपको जीवन की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, है ना। यानी विभिन्न प्रकार के जीवन की उत्पत्ति आपका 2 अरब वर्ष पूर्व। अब जरा देखिए अरब के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करें तो आपको एक बात याद होगी कि लाख पे आपका कितना जीरो, 5 जीरो तो होता, लाख पे कितना, 2 3 2 5। अच्छा, लाख के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, 10 लाख। 10 लाख के बाद हम क्या बोलते हैं, करोड़। करोड़ के बाद क्या बोलते हैं, 10 करोड़। और 10 करोड़ के बाद क्या हम बोलते हैं, अरब। अब जरा आप जीरो गिन कर करके देखें तो आपके दिमाग में कोई स्पष्ट फिगर बन पाएगा कि 3 जीरो और 3 जीरो मीन्स 2 पर हम या फिर किसी नंबर पे हम यदि हम कितना 9 जीरो हम बैठा देते हैं तो वह अरब को डिनोट करता है। मीन्स 2 पर आपका 9 जीरो बैठाएंगे, इतना वर्ष पूर्व जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। पॉइंट अब आपके संदर्भ में क्लियर है, यानी किसके जीवन के मीन्स विकास के संदर्भ में या उत्पत्ति के संदर्भ में यह बातें क्लियर हो चुकी है। अब जरा देखिए कि इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके मौलिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है और इसके संदर्भ में थ्योरी क्या है। तो इसके संदर्भ में जो मौलिक परिकल्पना दी गई उसमें क्या बतलाया गया कि परिवर्तन के साथ अवतरण, बातें क्लियर नहीं हुई होगी। अब जरा देखिए, परिवर्तन के साथ अवतरण कहने का मतलब यह है कि जीवन की उत्पत्ति हुई, जो कि हमने शुरुआती दौर में बतलाया कि जीवन की उत्पत्ति हुई तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ कि पहले सरल जीव था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिला और वह जटिल जीव में बदल गया। और यही प्रोसेस जो है आपका जैव विकास कहलाता है। यही आपका फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ साथ आपका थ्योरी है कि जटिल से यानी जटिल बनेगा वह किससे बनेगा, तो आपका सरल जीव से, यानी सरल जीव से जटिल जीव में बदलने तक की प्रक्रिया जो होगी वही जैव विकास कहलाएगा। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी दिया है, जिसमें लैमार्क ने दिया अपना लैमार्कवाद, डार्विन ने दिया डार्विनवाद, हुगो डी ब्रीज ने आपका
म्यूटेशन थ्योरी अर्थात उत्परिवर्तनवाद दिया, है ना। अब यही 3 थ्योरी की हम प्रमुखता से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात हम अब करें किसकी, लैमार्कवाद की। तो लैमार्कवाद नाम से ही पता चल रहा है कि लैमार्क ने दिया होगा, है ना। तो सबसे पहला जैव विकास के संदर्भ में परिकल्पना जिन्होंने प्रस्तुत किया वह कौन थे, लैमार्क थे। कब किया इन्होंने, तो 1809 ईस्वी में। कब, 1809 ईस्वी में। कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इस बात की चर्चा की और लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद के सिद्धांत इन्होंने दिया और उसमें निम्न बातें करी, है ना। अब जरा देखिए, थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे कि फ्रांस इस जगह पे है कहाँ पे, है ना, ताकि आपके दिमाग में एक मीन्स फिगर डेवलप हो। जरा देखिए कि यहाँ पे यूके आपको नज़र आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम। यह आपका क्या हो गया, यह आपका क्या हो गया, आपका ब्रिटेन वाली क्षेत्र। उसके बाद है जो हम बात करें यहाँ पे फ्रांस, और यहीं पे आपको नीदरलैंड मिलेगा। तो यहाँ पे नीदरलैंड जिसका पुराना नाम था हॉलैंड, जिसे आप हॉलैंड कहते हैं, वही आपका नीदरलैंड है दोस्तों। और यही तीनों जो सिद्धांत आपको नज़र आएगा, सबसे पहले लैमार्कवाद की, तो लैमार्क जो थे आपके फ्रांस के थे, है ना। उसके बाद है जो डार्विन की हम बात करें तो यह ब्रिटेन के थे। और हम किसकी बात करेंगे, तो हुगो डी व्रीज की हम बात करेंगे, तो यह जो हैं आपको नीदरलैंड के पड़ेंगे, यानी हॉलैंड के पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि मुख्य रूप से इस थ्योरी का जो मीन्स उद्गम है वह कहाँ से है, यूरोप से है। इस थ्योरी का उद्गम कहाँ से है, यूरोप से है। चलिए अब जरा हम थ्योरी को पहले पढ़ते हैं और पॉइंट को समझने का हम दोस्तों प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि लैमार्क, तो लैमार्क सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने यह बात प्रस्तुत किया लोगों के समक्ष कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका वर्तमान स्वरूप यानी जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है वह किस प्रकार से है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, बड़े होने की प्रवृत्ति, पॉइंट को समझिएगा, है ना। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशगति। अब देखिए, आपको एकदम बातें क्लियर नहीं हुई होगी, है ना। अब जरा देखिए, बड़े होने की प्रवृत्ति क्या हम में है या नहीं। हम छोटा थे दोस्तों, बड़ा हो गए। क्या हम पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है या नहीं, पड़ता है। जैसा कि आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जिस प्रकार से आप देखते हैं कि इक्वेटर के पास जो आपका विषुवत रेखा है उसके पास के लोगों का आप देखेंगे तो स्किन का कलर आप देखेंगे हाइट में डिफरेंसेस आप पाएंगे। उसी प्रकार से और भी हम मीन्स चले जाते हैं ऊपर की ओर हम जाते हैं, जैसे जैसे पोल की ओर हम बढ़ते हैं तो लोगों में मीन्स उनकी चमड़ी है जो उजली टाइप की होती है। इक्वेटर के पास वाले लोगों की चमड़ी क्या हो जाती है, मीन्स ब्लैक टाइप की होती है। तो कहने का मतलब और भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पहाड़ों का भी प्रभाव हमें पड़ता है, समुद्र का हमें प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो वातावरण का हम पे प्रभाव पड़ता है, बड़ा तो होते ही हैं जो कि आपको खुद में अनुभव यह हो भी रहा होगा। उसके बाद है जो अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। कहने का मतलब हो गया कि जो हम जिस अंग से हम काम अधिक लेते हैं वह क्या हो जाता है और वह ताकतवर हो जाता है, और जिससे हम काम नहीं लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, मीन्स उतना ताकतवर नहीं हो पाता। जैसा कि आप खुद में अनुभव करेंगे, यदि आप दाएं हाथ से लिखते हो तो देखिए जरा बाएं हाथ से लिख कर देखिए क्या उतना मजबूती के साथ हम बाएं हाथ से काम कर पाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाएं हाथ से भी लिखते या बाएं हाथ से भी क्रिकेट खेल लेते, तो क्या क्या उनकी दाईं हाथ उतनी मीन्स परफेक्शन के साथ काम कर पाती है जितने कि बाईं हाथ कर रहे थे, या फिर जो दाएं हाथ वाले हैं तो क्या उनकी बाईं हाथ उतनी ही परफेक्शन से काम कर पाती है, नहीं। तो यही उनका कहना था कि जिसका हम उपयोग हम बेहतर तरीके से करते हैं वह और भी सुदृढ़ हो जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशगति, इसका कहने का मतलब यह है कि हमारी जो उत्पत्ति है वह पूर्व के वंश से ही होती आई है और उसमें धीरे धीरे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यही है इनहेरिटेंस
ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इसे हम बोलते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, इसमें हम आगे की अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे। तो इस जगह पे अब आगे की हम थोड़ी सी बात करें इनके संदर्भ में, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपको चित्र दिखाया गया है जिराफ का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जिराफ छोटी है जहाँ पे इसे घास मिल जा रहा है ना। तो यह है जो इसकी मुंडी नीचे की ओर झुकी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका भोजन है जो ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद और ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसके कंडीशन के कारण से इसकी जो गर्दन है वह लंबी हो गई है ना, जबकि यहाँ पे आपको नीचे की ओर मिल रहा था, तो जिसके कारण से इसकी गर्दन है जो झुकी हुई थी। तो कहने का मतलब इस जगह पे यही है कि कंडीशन जिस प्रकार का होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मीन्स परिवेश के अकॉर्डिंग जीवों का जो रहन सहन है, उसकी ढांचाएँ हैं, वह बदल जाती है। ऐसा है जो लैमार्क का कहना था। आपने गिरगिट को देखा होगा, यदि कोई हरे पेड़ पौधे पे रहती तो उसका कलर हरा जैसा हो जाता, कोई यदि गंदे जगह पे रहती तो उसका कलर है जो उसी प्रकार का हो जाता है। नहीं बोलते हैं गिरगिट अपना रंग बदल देता है, किसके अकॉर्डिंग? अपने वातावरण के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि यह बातें लैमार्क वाली क्लियर हो चुकी है। क्या क्या हमने बोला कि बड़ा होने की प्रवृत्ति खुद से अनुभव कीजिए, वातावरण का सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है ना। अगला है जिस अंग का हम बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं वह और सुदृढ़ हो जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वह है जो आपका उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। और उपार्जित लक्षणों की जो वंशगति है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात किया कि किसी की उत्पत्ति जो होती है वह आपका अपने पीछे वाले से ही होती है। अब जरा हम बात करें डार्विन बाद के सिद्धांत के संदर्भ में, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि डार्विन थे कहाँ के। तो अभी हमने बताया तीनों इंग्लैंड के, एक तो फ्रांस के, दूसरा इंग्लैंड के और अगला हॉलैंड, जिसे अब नया नाम इसका दिया जाता है नीदरलैंड। इन्होंने अपना थ्योरी दिया था 1859 में, लेकिन पहला प्रयास किसका था दोस्तों? तो लैमार्क का। मैं पीछे वाली बात को इस कारण से बोल रहा था कि आप रिलेट कर पाएँ। लैमार्क ने कब दिया? 1809 में। अच्छा, डेट के हिसाब से भी आप देखें उसके बाद है जो डार्विन बाद आया, जो कि 1859 में। तो पहले तो लैमार्क ही हो गए, है ना। तो डार्विन ने 1859 में अपने इस थियोरी को दिया, डार्विनवाद, या इसी को बोला जाता है प्राकृतिक बरनवाद बोला जाता है। क्या? प्राकृतिक बरनवाद बोला जाता है ना। और इसे ही इंग्लिश में भी आपको ऐसा ही मीन्स हिंदी में डिट्टो इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में लिख दिया जाता है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन याद रखेंगे कि थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? तो यह डार्विन ने दिया। अब इन्होंने क्या कहा था, इनके संदर्भ में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से भी बातें हमें क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति होती है, जीवन संघर्ष होता है, वंश गति यानी विभिन्नताएं एवं वंश गति और योगतम की अति जीवता मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब जरा देखिए, यहाँ पे बातें तो एकदम से क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा हम समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। तो देखिए, जीवों में प्रचुर संतानों की उत्पत्ति होती, मतलब कोई जीव होता तो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करने का एक बेहतर क्षमता रखता है। जैसा कि आप अनुभव करें तो भारत क्या है, आपका जनसंख्या में काफ़ी आगे, मीन्स कह सकेंगे दूसरे नंबर पे तो हैं। तो ऐसी अवस्था में मीन्स अपार संभावनाएं। उसी प्रकार की हम बात करें अन्य प्रकार की भी जीवें, अन्य प्रकार की जीवों में भी क्या अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिसके कारण से उसका पीढ़ी है जो चलता रहता है। ठीक है, तो पहली बात आपको यहाँ से क्लियर हुई, मीन्स ओवर प्रोडक्शन की क्षमता की बात करी जाए। उसके बाद है जीवन संघर्ष। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो मीन्स वर्तमान जो परिस्थिति उपजी हुई है अपने ज़िंदगी को बचाने की, और आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न जगहों से लोग अपने घर को आ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने घर को आ रहे हैं। और जैसा कि किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा आता है या मानव जनित ही आपदा आता है, तो खुद को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ करके अन्य जगह पे पलायन कर जाते हैं, ताकि हम खुद को सेफ महसूस कर सकें और अपनी जीवन की उत्पत्ति मीन्स जो हुई है
और अपनी जो ज़िंदगी है उसे हम बचा सके और अपने आने वाली जो संतान है उसे भी हम बचा सके। तो इसके लिए चाहे वह मनुष्य हो या किसी अन्य प्रकार के जीव हो, सब कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी को बचाना, अपनी पीढ़ी को बचाना, और इसके लिए वह संघर्ष करता है, चाहे वह किसी प्रकार की आपदा हो, मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। तो दूसरी पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद विभिन्नताएं एवं वंशगति। मीन्स विभिन्नताएं एवं वंशगति कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से मीन्स हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज और वहाँ से चले जाए तो बंदर जैसा। तो कहने का मतलब कि जो मीन्स हमारे पूर्वज हुए उसके बाद से धीरे धीरे समय बदलता गया और उसमें क्या परिवर्तन देखा गया। तो ऐसी अवस्था में कहने का मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे वंश की गति बढ़ती है, मीन्स वंशज बढ़ते चले जाते हैं, उनमें पहले के अपेक्षा परिवर्तन है जो देखा जाता है। यह बात कही गई। उसके बाद है जो आपका योगतम की अतिजीवता, मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स कहने का मतलब बात कुछ इसी प्रकार से है कि खुद को सर्वाइव करवाने के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए, खुद की अस्तित्व के लिए भी यह है जो अपना योग्यता को, अपनी श्रेष्ठता को यह साबित करते रहता है ना, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है ना। यह एक नेचर का ही यह स्वभाव है इस प्रकार की कि खुद की अस्तित्व के लिए हम क्या करें, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने मीन्स दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ हम करते रहें। और यह है जो एक प्रकार का मीन्स क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसे कहा गया। तो यह 3-4 बातें कही गई, मोटे तौर पे आपको यह बातें समझ में आ चुकी है लगभग। उसके बाद है जो दोस्तों अगली जो थ्योरी है यह कौन सी है, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद इसे 1901 ईस्वी में किसके द्वारा, तो यह हॉलैंड अर्थात नीदरलैंड, हॉलैंड का नया नाम क्या है, नीदरलैंड याद रखेंगे, है ना। करेंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन हो सकेगा कि हॉलैंड निम्न में से किसका पुराना नाम है या हॉलैंड का नया नाम क्या है, तो नीदरलैंड। ऐसे नीदरलैंड काफ़ी प्रचलित भी हो चला है। तो याद रखेंगे कि उत्परिवर्तनवाद जिसे म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, किस थ्योरी के नाम से, म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे किसने दिया, तो हुगो डी ब्रीज ने दिया था। हुगो डी ब्रीज ने दिया था, जो कि एक बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट कहने का मतलब है कि वह क्या थे, एक पादप विज्ञानी थे, पादप शास्त्री थे। कौन, हुगो डी ब्रीज। और उन्होंने एक पौधा था सांध प्रीमरोज, कौन सा, सांध प्रीमरोज, इसी पे उन्होंने अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के पश्चात यह पाया कि इसके विभिन्न पीढ़ियों को उन्होंने जनरेट किया। मीन्स कहने का मतलब एक ओरिजिनल पीढ़ी जो था पहला लिया उन्होंने, उसके बाद फिर दूसरा लिया, फिर मीन्स उन्हीं से उत्पत्ति वह करवाते रहे। और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे नई उसकी पीढ़ी आती जा रही है, पहले के अपेक्षा उसमें क्या देखा जा रहा है, परिवर्तन देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है, परिवर्तन देखा जा रहा है। इसी को उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी नाम दिया, है ना। उसी को उन्होंने आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत नाम दिया। मीन्स कहा, इन्होंने क्या कहा कि नई जाति की जो उत्पत्ति है एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी अर्थात वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, जिसमें क्या देखा जाता है कि जाति का जो पहला सदस्य है जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेशन कहते हैं। और इसमें जाति के विभिन्न सदस्यों के विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब जरा देखिए कि यहाँ पे किताबी लैंग्वेज आपको बातें क्लियर नहीं कर पा रही, लेकिन आपको हमने सिंपल सा बताया कि पहला आपने क्या लिया, आप पेड़ पौधा लिया, और इन्होंने क्या किया कि इसके बाद है जो अगला मीन्स क्रॉस करवाया, या फिर मीन्स अगला है जो मीन्स पेड़ पौधे की उत्पत्ति कराई। फिर इसी के पश्चात है जो विभिन्न प्रकार के इसके जनरेशन लाया इन्होंने, और पाया कि पहले के अपेक्षा इसमें क्या है, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसी को उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत कहा, जो 1901 में दिया गया था। तो तीनों बातें लगभग आपको क्लियर हो चुके हैं। पहली बात आई थी 1809 में, लैमार्क ने दिया था। दूसरी बात आई 1859 में, जिसे डार्विन
ने दिया था डार्विनवाद, या इसी को हम विकासवाद कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन आपका डार्विनवाद से ही संबंधित है। और उत्परिवर्तनवाद अर्थात म्यूटेशन जो थ्योरी है वह आपका हुगो डी व्रीज से संबंधित है। यह आपके नीदरलैंड के निवासी अर्थात हॉलैंड के निवासी थे और इन्होंने आपका म्यूटेशन थ्योरी को 1901 ईस्वी में दिया। तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब जरा देखिए कुछ हम फैक्ट्स को देखते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस हमें करने में यह सहायता प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो ऑर्कियोप्टेरिक्स यह कौन से युग से संबंधित है? जुरासिक युग से संबंधित है। कौन से युग से? जुरासिक युग से संबंधित है। और यह एक प्रकार का दोस्तों पक्षी था, है ना। इसे आप सीधा सीधे याद रखेंगे या सुन लेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, बस कहीं आएगा तो आप दोबारा में कर ही पाएंगे। ऑर्कियोप्टेरिक्स यह एक प्रकार का पक्षी था जो लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी है। जबकि हमने बात किया था कि जीवों की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पुरानी है, तो ये तो उसके अपेक्षा काफ़ी कम है ना। तो ऑर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का क्या था? सर्व पुरातन पक्षी था जो कि एक प्रकार का सरीसृप के साथ साथ पक्षी मीन्स ना तो पूरा पक्षी था और ना ही आपका सरीसृप था। यह दोनों के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करता था। और इसमें इसे दोनों के बीच की संयोजक कड़ी इसके कारण से कहा गया क्योंकि मीन्स ऐसा कह सकेंगे कि सरीसृप से पक्षी या फिर पक्षी से सरीसृप वाली बात यहाँ पे कही जा सकती है कि दोनों के बीच मीन्स यह संबंध रखने को था, जिसमें लंबी पूंछ पाई जाती थी तो पूंछ से सरीसृप को बतला देता। चोंच था उसमें और चोंच में दांत भी था। उसके बाद अग्रपाद की अंगुलियों पर पंजे भी थे और पंजा इत्यादि और चोंच इत्यादि किस चीज़ को बतलाता है? पक्षी को बतलाता है। तो इसका मतलब यह था, इसका मतलब क्या था? यह था कि यह दोनों के बीच की एक संयोजक कड़ी थी, यानी दोनों के बीच का था। और धीरे धीरे ऐसा माना गया कि वह है जो धीरे धीरे फिर पक्षी के रूप में भी रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद है जो आगे देखिए डायनासोर, आपने नाम सुना होगा। डायनासोर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह क्या थे? तो एक सरीसृप थे, मीन्स रेप्टाइल टाइप के थे, है ना। और यह काफ़ी विशालकाय हुआ करता था। आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि यदि अपनी पूंछ से मार दे किसी दीवार को तो वह ऐसे ही क्या हो जाता था? तहस नहस हो जाता। तो डायनासोर कौन से काल का था? जैसा कि ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि आर्कोप्टेरिक्स जो है आपका कौन से युग से संबंधित है? जुरासिक युग से संबंधित है। तो डायनासोर कौन से युग से संबंधित है? तो इस याद रखेंगे यह मेसोजोइक यानी मेसोजोइक एरा से यह संबंधित है। मेसोजोइक काल से या मेसोजोइक काल से यह संबंधित है। कौन? डायनासोर्स। आगे जरा देखिए क्रोमैन, यह है जो मनुष्य की क्या है? प्रजाति है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसकी प्रजाति हैं? यह होमोसेपियंस है ना। हमारे पूर्वज कौन? होमोसेपियंस। उनके पहले जैसे होमोसेपियंस से एक परिवर्तन देखने को मिला, उसके पहले जो होमोसेपियंस आए वह किससे आए थे? क्रो-मैग्नॉन से आए थे। किससे? क्रो-मैग्नॉन से आए थे, है ना। और क्रो-मैग्नॉन का जो शरीर हुआ करता था, ऐसा देख पा रहे हैं कि एक गठा हुआ करता था। 160 सेंटीमीटर लंबा मीन्स लगभग 6 फीट लंबे हुए करते थे। और कपाल गुहा जो कि आपकी कितनी हुआ करती थी? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है दोस्तों। मीन्स कहने का मतलब 1600 ml का हुआ करता था। मीन्स लगभग हम कहेंगे 1.5 kg का उसका कपाल गुहा अर्थात सिर मीन्स माथा हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से लगभग तो हमारे ही जैसा लगभग कह सकेंगे कि हमारे प्रकार के ही वह जीव थे। चलिए अब हम थोड़ा MCQ को कवर करने का प्रयास करते हैं और आप अब आंसर बतलाने का प्रयास करेंगे। इसमें अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने इनके संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स थे, विभिन्न प्रकार की जो समझने वाली पॉइंट्स थी वो हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। अब हम आंसर कवर करेंगे तो क्या हो गया? एक प्रकार का थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब सीधा सीधा हम आंसर करते चलेंगे और आप भी मेरे साथ साथ में आंसर करेंगे और आप बताएंगे कि हाँ यह सेशन आपको किस प्रकार लगी, है ना। और आप सजेशन भी हमें ज़रूर देंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ तो कब हुआ? अब जरा बात कीजिए, थोड़ी सी मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूँगा। हमने बताया था आपको कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यह है जो आपका किसके संदर्भ में हुई थी? मीन्स प्रोकैरियोटी के रूप में
जो कि मीन्स हेट्रोट्रॉपिक था, परजीवी था 4.0 यानी 4 अरब वर्ष पहले। उसके बाद 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, उसमें झिल्ली आ गया, उसके बाद शैवाल आ गया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि श्वसन करने वाला, ऑक्सीजन इत्यादि को ग्रहण करने वाला जो जीव है आपका 2 अरब वर्ष पूर्व आया था। और हमने आपको पहले बताया था, ताकि यह क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाए कि अरब रहे इसका मतलब किसी अंक पे आपका 9 आपका कोई अंक होना चाहिए, मीन्स 0 है तो पूरे पूरे में आ जाएंगे, तो 9 आपको खोजने हैं 0, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। तो 9 खोज लीजिए, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 2 पर 9 0, अर्थात 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का क्या हुआ, उद्गम हुआ। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का। आगे जरा हम देखें कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहले जो जीव आया वह क्या था, आपका परजीवी आया था। उसके बाद 3.8 करोड़ वर्ष बाद आपका क्या हुआ था, मीन्स 3.8 करोड़ वर्ष आज के हिसाब से हम पूर्व की बात करें तो आया क्या, आपका झिल्ली वाला। और उसके पश्चात आया था आपका नील हरित शैवाल, और यही नील हरित शैवाल आया तो क्या किया, आपका सूर्य के प्रकाश और पानी से अपना भोजन बनाया, तत्पश्चात ऑक्सीजन को इसने रिलीज किया और अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला जो जीव आपको देखने को मिलेगा वह नील हरित शैवाल, जिसे हम काई के नाम से अपनी आम भाषा में हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, और 3 में आप देखिए कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो देखिए हमने बात किया था प्राकृतिक के डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद, अर्थात जो नेचुरल सिलेक्शन का उन्होंने जो थ्योरी दिया था वह क्या ओवर प्रोडक्शन कहा था कि नहीं, कहा था। जैसा कि हमने भारत का एग्जाम्पल लिया था कि जीवों में क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन, अपने जैसा विभिन्न प्रकार के मीन्स गुना क्षमताएं होती है प्रोडक्शन करने की, अपने जैसा संतानों की उत्पत्ति करने की, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने एग्जिस्टेंस मीन्स अपने अस्तित्व के लिए यह क्या करता है, स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करने का मतलब संघर्ष करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे आपका नेचुरल सिलेक्शन कहा गया, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि तीनों का यह तीनों सही है। साथ में एक बात और भी बोला था इन्होंने, क्या बोला था, वंश गति के बारे में बोला था कि वंश गति जिस प्रकार से वंशज बढ़ते जाते हैं उनमें क्या आती है, परिवर्तन आते रहती है। तो ये तीनों के तीनों बातें इनकी सही है, जैसा कि आपने भी सही किया होगा। आगे जरा देखिए, विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन वही किन्होंने, जिन्होंने डार्विनवाद दिया, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो पुस्तक है वह लिखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विकासवाद को दिया 1859 में। किन्होंने, तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। कहाँ के थे, तो यह इंग्लैंड के थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो हमने बतलाया कि 3 बातें अभी हम लोगों ने आपको प्रमुखता से बतलाया। सबसे पहले लैमार्क, उसके बाद डार्विन, उसके बाद आपको हुगो डी व्रीज, जिसमें लैमार्क महोदय ने 1809 ईस्वी में आपको लैमार्कवाद का थ्योरी दिया था, जो कि सबसे मीन्स पहला तर्कसंगत सिद्धांत था, है ना, लैमार्कवाद। तो याद रखेंगे, यानी सबसे पहला जीव विकास को समझाने का जो प्रयास था वह लैमार्क का ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और भी नीचे ही क्वेश्चंस होंगे। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया, 5 ही देखे ना। हाँ आगे देखिए, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, कौन दिया था भाई, हुगो डी व्रीज। कब दिया था इन्होंने, हाँ 1901 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1901 ईस्वी में दिया था, है ना। और यह क्या थे, एक बोटेनिस्ट थे, मतलब कहने का मतलब बोटेनिस्ट मतलब समझ रहे हैं, पादप विज्ञानी यह थे। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको मिलान करने हैं, तो इसमें आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे, क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है, जो कि 2 हमने पहले भी चर्चा की है। अब जरा देखिए, म्यूटेशन थ्योरी जो कि हुगो डी व्रीज ने दिया, है ना। विकास का सिद्धांत, जो कि विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। मीन्स ए का आपका दोस्त क्या हो जाएगा, तो 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3, जो कि आपको देखने को यहाँ पे भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि बात तो ऐसे बनती नहीं,
लेकिन हम 2 ऑप्शन में 50-50 पे थे। अब जरा देखिए, एक एंजाइम की जो परिकल्पना किया है वह बीडल एवं टैटम ने किया, इस बात को आप याद रख लेंगे, है ना। उसके बाद है जो ऑपेरॉन की अवधारणा आपका जैकब और मोनोड ने दिया है, जैकब और मोनोड ने दिया है ना। बहुत ज़्यादा तो इसमें विस्तृत बातें नहीं दी गई है, इसके कारण से बीडल और टैटम की खास चर्चा हम लोगों ने ऐसे नहीं किया। तो बस इसे याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एक जीन, एक एंजाइम, बीडल टैटम और ऑपेरॉन अवधारणा जैकब मोनोड, उत्परिवर्तन तो यह आपको याद हो चुके होंगे, हुगो डिब्रीज, और विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह दिया गया था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका डार्विन ने। और डार्विन का क्या था? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तो विकास का जो मुख्य फैक्टर है वह क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंग का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अब जरा देखिए, सांपों के अंगों का लोप हो जाता है किसके कारण से? तो एक चीज़ हम लोगों ने लैमार्क के संदर्भ में पढ़ा था, उपार्जित लक्षणों की वंशगति से पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि अंगों का यदि आप उपयोग करेंगे तो वह सुदृढ़ बनेगा, यदि उपयोग नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो लोप कब होगा दोस्त? जब अंगों का आप क्या करेंगे? अनुपयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, यदि इसका आप उपयोग नहीं करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस संदर्भ में उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी जैव विकास के संदर्भ में इस बात की चर्चा करी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाने हैं? ए नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10th देखते हैं, जो कि क्या है? भारत की विशाल वन बिलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो यह विलुप्त हुई है कौन? चीता। ऐसा माना जाता है कि आपको चीता है जो यह विलुप्त हो गई है, एक प्रकार का करेंट टाइप का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट की हम बात करें तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। तो हमने क्या बताया? आधुनिक मनुष्य क्या माने जाते हैं? होमो सेपियंस। उसके पूर्वज कौन थे? तो क्रो मैग्नॉन थे। क्रो मैग्नॉन मानुस को कहा जाता है कि होमो सेपियंस के क्या थे? होमो सेपियंस के ठीक पहले के यह पूर्वज थे। आगे जरा देखिए, तो ऑर्कियोप्टेरिक्स यह क्या था? एक प्रकार का जुरासिक युग का, कौन से युग का? जुरासिक युग का यह आपका पक्षी था। जबकि हम लोगों ने एक चीज़ और भी इसके संदर्भ में इसके बाद में चर्चा किया था कि डायनासोर जो था वह मेसोजोइक युग का था। मेसोजोइक युग का था कौन? आपका डायनासोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें दोनों तरह का गुण पाया जाता था। तो यह आपका क्या है? सरीसृप है ना, जिसमें आपको देखने को क्या मिलता था? पूंछ भी देखने को मिलता था, चोंच, उसमें दांत भी देखने को मिलते थे, अग्रपाद देखने को मिलते थे। यही कारण से इसे बोला गया था कि यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की यह योजक कड़ी है। नेक्स्ट देखिए, मैमथ पूर्वज है। तो यह माना जाता है कि मैमथ जो है यह हाथियों की पूर्वज है, जो कि अब यह है नहीं, इसका एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा, यह विलुप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो डायनासोर। तो डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि डायनासोर एक सरीसृप था जिसका संबंध मेसोजोइक युग से है। किससे संबंधित है? यह मेसोजोइक युग से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायनासोर रहे हैं, तो डायनासोर कौन से युग में रहे हैं? तो मेसोजोइक युग में यह रहे हैं, इस प्रकार से, जो कि एक प्रकार का क्या है? सरीसृप है। तो इस प्रकार से दोस्तों जिसमें जितने इसके अंतर्गत क्वेश्चंस दिए गए थे उन्हें हम लोगों ने बखूबी कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे और आपको बातें लगभग क्लियर हो पाई होगी, क्योंकि इसमें जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि फैक्ट हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से दिए जाते हैं, है ना, ताकि आप क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर पाएँ और जो भी क्वेश्चंस है मीन्स उन्हें थोड़ा रिलेट कर पाएँ। इसके कारण से इनके पहले की बिंदुओं को हमने कोशिश किया कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ
और भी इसमें किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश तो हमेशा हर एक चीज़ में बनी रहती है। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे की विभिन्न प्रकार की इसमें टॉपिक्स हमारी जारी रहेगी, तब तक जब तक कि समाप्त यह ना हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसका काफ़ी अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा लेंगे और आप वीडियो को काफ़ी इंटरेस्ट से भी देख रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।